नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, आज फिर हम हाजिर हैं कृषि के टॉपिक को लेकर के। कृषि का टॉपिक मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, ये 3 पार्टों में बनेगा, इसलिए हम इसको छोटे छोटे चरणों में इसको पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा। और आज हम इस कृषि का पार्ट 2 लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको कुछ कृषि के बारे में बता चुका हूँ, जैसे कृषि के प्रकार हैं या फिर उसका वैज्ञानिक प्रकार हैं, या कहाँ कहाँ कौन सी खेती की जाती है, उसको वालरा कहते हैं, कहीं जुमिंग कहते हैं, उन सब के बारे में मैं वर्णन कर चुका हूँ। आज मैं कृषि संबंधित क्रांतियों की बात करूँगा, और क्रांतियों में एक मैंने कृषि क्रांतियों में एक तो बता दी मैंने, कौन सी आपको, हरित क्रांति। और आपको याद भी होगा हरित क्रांति की, हरित क्रांति है वो कब शुरू हुई थी, तो सबको पता है कि 1966 में शुरू हुई थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, वो भारत में इसने शुरुआत की थी, विश्व में मैक्सिको से शुरुआत हुई थी। तो अब बात करते हैं दूसरी क्रांति की। हरित क्रांति के बाद में अगर बात करें तो एक है पीली क्रांति। पीली क्रांति, अब देखो, पीली क्रांति के नाम से स्पष्ट है, पीला रंग आता है, जो तिलहन फसलें होती हैं जिससे तेल निकालते हैं ना, उन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीली क्रांति की शुरुआत की। तो तेलीय फसलें कौन सी हैं, जैसे तेलीय फसलों में आपको पता है सरसों है, तारामीरा है, ये जो तेलीय फसलें हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो तिलहन फसल बताएंगे हम, तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी क्रांति चलाएगी, पीली क्रांति। अब कई बार इसमें आता नहीं है, तिलहन फसल नहीं आते, इसमें क्या आता है, सरसों। तो सरसों और तिलहन ही होती है, ध्यान रहे अपने। विशेष तौर पर सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति चलाई गई थी। इसके बाद में तीसरा आता है भूरी क्रांति। ये कई बार आ चुका है, भूरी क्रांति मोस्ट है, भूरी क्रांति वाला। जैसे हरित क्रांति मोस्ट है, ऐसे भूरी क्रांति मोस्ट है। भूरी क्रांति क्या है, देखिए, भूरी क्रांति है ये एक, जैसे मान लो अपने प्रोडक्ट अर्थात फसल का उत्पादन हो गया, उसको हम सुरक्षित रखने के लिए भंडारण सुरक्षित रख लें और उसमें कुछ प्रोडक्ट बनवा दें उद्योगों से, उस अर्थात उसका कुछ जैसे भी सामान बनाते हैं, खाद्यान्न वस्तु बनते हैं, उसको प्रसंस्करण के रूप में शुद्ध रखा जाए। तो ये ध्यान रहे, खाद्यान्न प्रसंस्करण के रूप में, खाद्यान्न प्रसंस्करण हेतु कौन सी क्रांति चलाई गई थी, भूरी क्रांति। नंबर 4, अगली जो क्रांति है उसके बारे में बात करते हैं अपने, वो है, अगर मान लीजिए इसका नाम आता है स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति क्या है, देखिए, आपको पता है कि अपने अगर शरीर, अपने जो मानव जीवन है उसमें जो शरीर है, काया है, उस काया के लिए हम कुछ अच्छे फल फ्रूट खाते हैं। तो बोलते हैं कि भाई आपका तो शरीर है ना वो अच्छा हो गया, कुल मिलाकर के आपका तो सोने जैसी काया होगी। तो सोने जैसी काया कब होगी, जब मान लीजिए फल और फ्रूट, फल फ्रूट अर्थात सब्जी, ये सब्जियां हैं, ये खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन प्रोटीन होती हैं। ये जब हम खाएंगे तो सोने जैसी काया हो जाती है, अर्थात यही स्वर्णिम क्रांति है। सोना क्रांति मान लीजिए बात एक ही है। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, फल फ्रूट या सब्जियों से। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला है, अगली जो क्रांति है वो है, इसमें भूरी क्रांति होगी, पीली क्रांति होगी, हरित क्रांति, देखो कलर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं इंद्रधनुष क्रांति नाम ले लूँ, इंद्रधनुष क्रांति, आपको पता है इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग, यहाँ पर रंगों का मिश्रण कर दिया है। क्या कर दिया है, मिश्रण कर दिया है। इंद्रधनुष में सारे रंग ले लिए हमने, तो इंद्रधनुष क्रांति है। इसको हम किस से संबंध जोड़ेंगे, तो ध्यान रहे, हम कहीं पर पीली क्रांति है तो वो तिलहन से है, कहीं हरित क्रांति वो खाद्यान्न खाने वाली फसलों से संबंधित है, क्योंकि ये तो खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति। जैसे खाद्यान्न कौन सी है, गेहूं है, चावल है ना, इत्यादि जो भी है। तो इन सब का अगर मिश्रण कर दें तो क्या बन जाएगा, इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध, ध्यान रहे, इंद्रधनुष क्रांति 2000 ईस्वी में आई थी और ये भारत सरकार ने शुरू की थी। और इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं, केंद्रीय कृषि नीति, केंद्रीय
कृषि नीति। अब नीति बनती है ना, तो नीति में क्या होता है कि कोई भी जो फसल है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें किसानों को कैसे फायदा मिले, उसमें उत्पादन कैसे वृद्धि हो, तो इन सब के लिए नीति बनती है। एक तरह से वो केंद्र सरकार ने नीति बनाई थी, केंद्रीय कृषि नीति। उसी का दूसरा नाम है इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति है ये, इसका संबंध किससे है, तो इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे रंग आ गए तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं सभी समग्र फसलें, क्या कहेंगे इसमें, समग्र फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। समग्र का मतलब सभी फसल आ गई, समग्र फसलों के उत्पादन में वृद्धि है, ठीक है ना। कौन सी क्रांति चलाएगी, इंद्रधनुष क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुष में सारे रंग आ गए तो इसमें समग्र फसल आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आगे की जो क्रांति है वो देखते हैं, नंबर 6। तो 6 नंबर पर हम ये डाल सकते हैं, कभी आपने नाम सुना हुआ रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति है वो है, नाम सुना होगा आपने, रजत मतलब चांदी। चांदी जैसा कलर किसका होता है, चांदी जैसा कलर होता है अंडे का। तो अंडा उत्पादन करने के लिए, मुर्गी का अंडा होता है ना, उसमें भी प्रोटीन वगैरह होता है, लेकिन ये देखिए ये जो खाने वाले खा सकते हैं, हम तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो अंडा उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी क्रांति चलाएगी, रजत क्रांति। इसके बाद में अगली क्रांति की बात करूं, लाल क्रांति। तो लाल क्रांति मांस के लिए है, क्योंकि वो मांस से संबंधित हो गया। और इसके बाद में गोल क्रांति है, तो गोल क्रांति आलू से है, ठीक है। और इसी के बाद में अगर आगे बात करें हम, आगे की जो क्रांति है वो एक क्रांति और है, वो नीली क्रांति की बात करते हैं। तो नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन को वृद्धि करने के लिए है, मछली उत्पादन से, ठीक है ना, मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी में अगर गुलाबी क्रांति की बात करूं तो ये भी मछली से, लेकिन इस अलग आएगा, झींगा मछली। झींगा मछली के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति चलाएगी, गुलाबी क्रांति। और नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये समझ में आ गया होगा। और इन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हरित क्रांति हमने पढ़ी थी, ऐसे ही एक क्रांति बड़ी महत्वपूर्ण है और उसको हम अब जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दें, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसका नाम है यहाँ पर श्वेत क्रांति। क्या नाम है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ये दूसरा नाम है किसका, श्वेत क्रांति का। तो देखिए श्वेत क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड है, ये क्या है, तो ये है श्वेत। क्या है श्वेत, अपने दूध होता है, क्या होता है, दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी क्रांति चलाएगी, तो उत्तरों का श्वेत क्रांति। हो सकता है आपके श्वेत क्रांति ना आए, ये भी आ सकता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बताएंगे आप, दूध उत्पादन में वृद्धि संबंधी, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक साथ ही जुड़कर चलते हैं। ये सभी कहे तो अपने एक ऐसा व्यापार है जिसको प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन, जो भूमि से संबंधित वन वगैरह या खनिज, ये आते हैं अपने। उसके बाद में अगर बात करें श्वेत क्रांति का जनक, ये बड़ा महत्वपूर्ण मोस्ट है। जैसे हरित क्रांति का जनक पूछते हैं ना, नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में, और भारत में MS स्वामीनाथन। ऐसे ही श्वेत क्रांति का जनक पूछें तो क्या बताएंगे आप, तो ये बताएंगे आप वर्गीज कुरियन। ये सभी ना जो स्टूडेंट है, अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के, और बाकी BA MA लेवल के भी बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कहीं को तो पता ही नहीं है क्या है, वो कृषि पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं क्या नक्शा है। तो ध्यान रहे थोड़ा सा, पर थोड़ा पढ़े तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों के लिए महत्वपूर्ण, साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए तो है ही है महत्वपूर्ण, उसमें कोई शक ही नहीं। तो वर्गीज कुरियन है ये स्वर्गीय है, अर्थात कहें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी 1970 में। तो ध्यान रहे 1970 में जो शुरुआत की थी, इसका नाम दिया ऑपरेशन फ्लड। ये क्यों की थी, ये पशुओं में दूध उत्पादन की वृद्धि करने के लिए, ताकि ये कृषि और पशुपालन दोनों आपस में व्यवसाय जुड़ा रहे। तो इस प्रकार से ये क्रांतियां होगी, तो ये आपके समझ में आगे होगी। अब आगे की बात करते हैं अपने राजस्थान में फसलों से संबंधित, ठीक है। अब फसलों की बात करूं मैं तो सबसे पहले मोटी बातें करते हैं, फिर उसके बाद में रबी खरीफ की फसलों की बात करते हैं। बात करें अपने राजस्थान में फसलें, तो फसलों की बात करूं तो सबसे पहले बात करें, ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर
बोया या बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या करोगे? तो ये करोगे बाजरा, क्योंकि आपको पता है बाजरा का मतलब ही राजस्थान है। पूरे अगर भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ उत्पादन होता है? राजस्थान में। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से वैसे भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट है, प्रथम स्थान है। ध्यान रहे, राजस्थान का प्रथम स्थान, ठीक है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, किसमें? बाजरा उत्पादन की दृष्टि से। और वैसे राजस्थान में बोया भी सबसे ज्यादा यही जाता है। अब देखिए प्रश्न दूसरा बात करते हैं अपने यहाँ पर। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि खरीफ की कौन सी फसल है जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होती है, सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर होगा बाजरा, क्योंकि बाजरा उत्पादन होता है। बाजरा खरीफ की फसल है भाई, और बाजरा सबसे ज्यादा क्षेत्र पे पहुंच जाता है। तो ध्यान रहे, बाजरा उत्पादन भी पहला नंबर है। और खरीफ की फसल, अगर यही रबी की फसल आ जाए, रबी की फसलों में उत्पादन सबसे ज्यादा, तो रबी में आ जाएगा गेहूं। वैसे गेहूं ध्यान रहे राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल है, राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल। अब कईयों के तो दिमाग में होगा कि सर राजस्थान में तो बाजरा ज्यादा होता है। ध्यान रहे पश्चिम राजस्थान के लोग हैं जो बाजरी हल्की होती है, क्योंकि आजकल बाजरा हाइब्रिड आने लग गया, पक्षियों की नहीं पचता वो, तो वो बाजरी होती है और वो बड़ी मीठी होती है। वो सर्दियों में खाते हैं अक्सर। कई लोग हैं जो जिनको इंटरेस्ट आता है, अर्थात उनके जो सेट हो रखा है, तो वो बाजरा है ना, वो वर्ष भर भी खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी मेहमान को अगर हम बाजरे की रोटी दे दें तो ये मान लीजिए उसके 10 दिन कब्जी हो जाएगी, यानी कि उसका पेट खराब हो जाएगा। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो कमजोर है, इसीलिए तो कोरोना का आपको पता है प्रभाव कहाँ ज़्यादा है, आप समझते हैं उस बात को। तो ध्यान रहे ये गेहूँ है, ये मुख्य खाद्य फसल, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना वो गेहूँ खाते हैं। पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खाते हैं, दक्षिण राजस्थान में मक्का की, जैसे भीलवाड़ा है, ये अपने उदयपुर क्षेत्र में मक्का की रोटी बनाते हैं। तो ध्यान दें गेहूं ही मुख्य खाद्य फसल है। अगर यही बात करें अगर भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो उत्तर चावल होगा। ध्यान रहे भारत और विश्व की मुख्य खाद्य फसल, भारत और विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है, तो चावल है। लेकिन राजस्थान की अगर पूछा जाए तो गेहूं बताएंगे आप, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर यही बात करें नंबर 4 कि भाई ऐसे पूछ लिया जाए कि दलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है राजस्थान में, तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करो दलहन है तो उसका उत्तर है चना। दलहन फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन किसका होता है राजस्थान में, तो चना दाल है भाई, दलहन होगी। दलहन फसल उसको बोलते हैं जो दालें होती, जैसे मूंग मोठ जैसे भी चना वगैरह है ना, मसूर वगैरह। और अगर ये बात करें अपने तिलहन फसलों की बात कर दूं कि तिलहन फसलों की बात करूं, तिलहन फसलों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है राजस्थान में, तो तिलहन फसलों में उत्तर आएगा, क्या आएगा पता है, तो इसका उत्तर होगा सरसों। सरसों उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान जितनी सरसों उत्पादन कहीं नहीं होती। और आपको पता है अभी ये लॉकडाउन होने के बाद में अब सरसों की जो सप्लाई वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए सरसों का तेल आज 150 से 140 रुपये किलो बिक रहा है, और कभी 100 रुपये किलो मिल जाएगा। रिफाइंड तेल से तो अच्छा होता है सरसों का तेल। और वैसे तो सबसे अच्छा तेल होता है अलसी का। अलसी भी क्या होती है, अलसी होती है तेलीय फसल होती है, बहुत चिकनी छोटा बीज होता है। ये क्या होती है, ये कोलेस्ट्रॉल रहित होती है, जिसके मतलब हार्ट अटैक की संभावना होती है, जिसका मोटापा ज़्यादा है, अर्थात जिनके क्लोट्स बनते हैं, ब्लड में जैसे गांठें पड़ जाती हैं कई बार, तो उनके लिए अलसी का तेल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनको पूरे घर में ही अलसी, और वैसे उसको चबा सकते हैं, तो अलसी का तेल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन राजस्थान में सरसों उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, आपको पता है राजस्थान का है सरसों उत्पादन, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में आगे की बात करूं तो प्रश्न ये बनाते हैं अपने कि राजस्थान में कौन कौन सी फसल उत्पादन में भारत क्षेत्र में पहला स्थान है। तो देखिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। देखिए भारत में प्रश्न है, भारत में राजस्थान का कौन सी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो इसका उत्तर क्या है। देखिए एक तो हो गया बाजरा, पूछ ले बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे प्रथम, या भारत में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में। एक तो ये बताना आपको, ठीक है। नंबर 2 दूसरा उत्तर बताना आपको सरसों, पूछ ले
कि भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्तर भी क्या बताएंगे आप, इसका उत्तर भी आपको ये भी बताना है कि राजस्थान में होता है। इसके बाद में है इसबगोल। इसबगोल ये अपने गोडाउन का नाम सुनाओ आपने। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है और उसका प्रिय मतलब जो भोजन है वो इसबगोल ही माना जाता है। जालौर में ज़्यादा होता है, जालौर है, बाड़मेर है, नागौर में भी होता है, कई बार नागौर का भी पहला स्थान आ जाता है। तो इसबगोल है, ये एक तरह से औषधीय फसल है, यानी कि हमारे ये पेट संबंधी रोग भी दूर करती है। तो इसबगोल के उत्पादन में भी पहला स्थान है किसका, राजस्थान का। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। और इसके बाद में आगे का जो है वो है मूंग। मूंग में भी पहला स्थान है। मूंग वैसे नागौर में बहुत होता है, नागौर के किसानों को समृद्ध ही मूंग ने बनाया है। वहाँ 10-10, 20-20 लाख रुपए के मूंग होते हैं। तो हम जहाँ वहाँ पहले नौकरी करते थे नागौर में, तो उस समय वो बोला करते थे कि गुरुजी आपकी नौकरी हमारी, यानी इस मूंग के आगे कुछ ही नहीं। तो हम मानते थे ठीक है, मूंग की कमाई तो है, क्योंकि एक बरसात के टाइम में होती है और 2-3 महीने में 10-20 लाख रुपए के मूंग हो जाते हैं उनके, तो अच्छी बात है। चलो इसके बाद में अगली है मेथी। मेथी उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, ध्यान रहे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें धनिया। क्या है, धनिया। धनिया 12 में होता है, 12 कोटा उधर बहुत ज़्यादा होता है। तो धनिया उत्पादन में भी पहला स्थान है राजस्थान का। तो ये समझ में आ गया होगा राजस्थान का भारत में अर्थात भारत में राजस्थान का कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान है। तो उत्तर हो जाएगा बाजरा, सरसों, इसबगोल, मूंग, मेथी, धनिया। तो क्लियर हो गया। और अब आगे की बात करते हैं, कुछ फलों की बात करते हैं। तो फलों की बात करें तो अगर यही प्रश्न ऐसा हो कि राजस्थान में फल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस जिले का है। अब ये जिला की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान रहे, जिले की बात करूं तो अगर ये फल उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और जिला पूछ रहे हैं, न कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के जिलों पर आ गए हम, तो देखिए अपने यहाँ पर राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है एक जिला। कौन कौन सा आपको पता है, वो उसका नाम है गंगानगर। श्री गंगानगर है ना, यहाँ पर श्री गंगानगर है, इसका नाम है श्री गंगानगर। नए बच्चे हैं उनके लिए फायदा है, कम से कम वो एक जिला तो याद रख लेंगे। कुछ भी याद नहीं होता था कि हाँ श्री गंगानगर, ये तो सबसे उत्तर में। तो श्री गंगानगर में यानी फल सबसे अधिक उत्पादन होता है। और फल भी कौन से, रसदार फल है ना, जैसे खट्टे फल होते हैं, रसदार फल। जैसे बात करूं यहाँ क्या क्या होते हैं, देखो एक तो किन्नू होता है, बहुत ज्यादा होता है किन्नू, एक होता है माल्टा, ये एक जैसे होते हैं, मौसमी, अंगूर, इनकी खेती ना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो ये आप बताएंगे, ये श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा होती है। कई बार अनार भी पहले स्थान पर आ जाता है। वैसे अनार है ना वो अलग अलग जिलों में है ना, कभी किसी जिले का स्थान आता है, लेकिन इन चारों की बात करो, अंगूर, किन्नू, माल्टा और मौसमी, तो इसमें पहला स्थान किसका है, तो इसका उत्तर होगा गंगानगर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने कुछ विशेष, जैसे मान लीजिए कोई फल है, जैसे बेदाना अनार, आपने नाम सुना होगा बेदाना अनार। अनार में तो दाना होते ही हैं। हम जब अनार खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके दाने देखते हैं कि दाने लाल है कि नहीं, मीठे हैं कि नहीं है। मैं यहाँ बेदाना अनार की बात करता हूँ, उसमें दाने नहीं होते हैं, वो वास्तव में औषधि होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बेदाना अनार कहाँ होता है, तो बेदाना अनार होता है जालौर में। कहाँ होता है, जालौर में। देखो एक विशेष बताया मैंने आपको, सभी नहीं बताएंगे क्योंकि वैसे तो सभी फल किसी न किसी जिले में होते ही रहते हैं, सभी होते हैं। लेकिन बात करूँ मैं केले की, केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केला भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो केला की बात करो तो ये सबसे ज़्यादा होता है दक्षिण राजस्थान में। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा केला होता है। एक ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। और एक ज़्यादातर आपने पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, ध्यान रहे, संतरा वैसे भारत में झालावाड़ की प्रसिद्ध है, नहीं सॉरी, वो नागपुर है, वो महाराष्ट्र में है। आपने खूब नाम सुना होगा महाराष्ट्र का, आजकल वैसे भी चर्चा में है, सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है, ठीक है ना। तो ये हमने भारत का नक्शा बना दिया, यहाँ पर है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहाँ पर नागपुर है, ये तो किनारे पर, तो यहाँ मुंबई है क्योंकि ये तो समुद्र किनारे, और नागपुर, मुंबई तो उसकी राजधानी महाराष्ट्र की, ये नागपुर महाराष्ट्र में एक जिला है, ठीक है ना, नागपुर। तो नागपुर के संतरा प्रसिद्ध है। अरे बात करूं उसी की तुलना कर, राजस्थान में संतरा कहाँ के प्रसिद्ध, तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़। ये झालावाड़ है यहाँ पर,
ठीक है ना। और इसीलिए तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ये हम तुलना करते हैं ना उपनामों में कि कौन से जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, तो वो उसको झालावाड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संतरा उत्पादन होता है, वहाँ भी संतरा होता है, इससे तुलना कर दी गई है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में अगर बात करूँ कि राष्ट्रीय शुष्क फलोद्यान संस्थान, अब अपने शुष्क क्षेत्र तो है ही भाई, यहाँ पर है ना बरसात कम होती है तो शुष्क क्षेत्र है। तो बात करूँ मैं राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है, यानी भारत द्वारा स्थापित है राष्ट्रीय शुष्क एरिड जिसको बोलते हैं, शुष्क मरु कह दो भले, यहाँ मरु भी आ सकता है, राष्ट्रीय मरु। आगे इसके बाद में अगला यही अगर इसको जोड़े तो मरु, और ध्यान रहे उसमें शुष्क में कोई अंतर नहीं होता। फिर से सुन लेते हैं, राष्ट्रीय शुष्क फलोद्यान संस्थान, फलोद्यान संस्थान। अब देखिए ये या तो ये भी आ सकता है राष्ट्रीय शुष्क फलोद्यान संस्थान या राष्ट्रीय मरु फलोद्यान। मरु का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है ना। ये कहाँ है? तो ये है बीकानेर में है, ये ध्यान रख लेना। बीकानेर में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें वहाँ एक कार्यालय केंद्र सरकार का, अर्थात वहाँ एक अनुसंधान होता है कि उन फलों वाले जो पौधे हैं उन पर कैसे अनुसंधान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो आजकल वैसे भी अपने पश्चिम राजस्थान में अनार की खेती का बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि लोग है ना अनार की खेती खूब कर रहे हैं यहाँ। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में अगर बात करूँ मैं कुछ मसालों की, तो मसालों में बात करें तो थोड़ा सा अगर बात करें धनिया और लहसुन, ये कई बार पूछ लेते हैं। वैसे मसाला उत्पादन में पहला स्थान है ना वो 12 का आता है। ये मसाला की बात करूँ, मसाला जानते हैं ना, जैसे भाई मसाले में तो जीरा है, धनिया है, हल्दी सभी आ गए, लेकिन विशेष तौर पर लहसुन और अगर बात करें धनिया, लहसुन और धनिया ये दोनों है ना, ये दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? 12 में होते हैं। लहसुन और धनिया उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे 12 में, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर बात करूं मैं आपसे छोटी सी और, कई बार क्या है बच्चे आप में जैसे कोई पढ़े हुए हैं मेरे से या कहीं और भी, और उनके ये लग रहा है कि थोड़ा सा गुरुजी धीरे चल रहे हैं, मुझे तेज पढ़ना चाहिए, और लिखने की जरूरत नहीं, उनको बहुत मतलब माइंड तेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, उसमें इस दाएं तरफ 3 टिमकियाँ आती हैं, ठीक है ना, 3 टिमकियाँ आती है, उसको टच कीजिए। उसको टच करेंगे तो इस दाएं साइड में नीचे 3-4 लाइनें अलग लगाएंगे, एक ऊपर वाला, फिर दूसरे नंबर का आता है, उसमें आता है ये क्वालिटी, क्या आती है? क्वालिटी, इंग्लिश में लिखा होगा क्वालिटी। तो क्वालिटी उसमें 140, 240, 540 जो भी है ना, तो सबसे टॉप वाली क्वालिटी कर लो ना आप उसमें, इसमें क्लियर आएगा, एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी एमबी ज़्यादा खाएगा लेकिन क्लियरिटी। तो ये दूसरे नंबर की अगर आप पंक्ति दबाएंगे तो उसमें क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अगर आप देखें साफ दिख रहा है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो उसमें 140 के बजाय आप 540 या 340, 440 जो भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। और फिर तीसरी लाइन आती है, वो आती है नॉर्मल, यहाँ लिखा होगा नॉर्मल, स्पीड की आती है, वो किसकी आती है? स्पीड की। तो स्पीड में नॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल की बजाय आप उसमें है ना ऐसा कर लो, देखिए नॉर्मल तो 1 होता है, ठीक है ना, 1 की स्पीड होती है, जैसे 1 सेकंड प्रति, मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार से 1 सेकंड में जो शब्द बोला वो आपको 1 ही सेकंड में सुनाई देगा। और आप उसको मान लीजिए बढ़ाना चाहते हैं कि कम टाइम में देखने, मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो उसमें आधे घंटे में कैसे देखें, तो उसको आप ऐसा कीजिए ना, आधे घंटे में देखना है तो आप उसको ऐसा कीजिए कि देखिए 1 के बजाय आप 1.25 कर लेना है ना, 1.25 प्रति सेकंड में। तो उसमें क्या होता है, जैसे सेकंड चलती है ना, जैसे 7, 8, तो 8 गैप मार जाएगा, 9 ही आ जाएगा, इस प्रकार से फास्ट चलने लग जाता है, वो आपके समझ में आ जाएगा। कोई किसी प्रकार की नहीं, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई और भी तेज दिमाग का है कि भी वो अच्छी तरह पकड़ सकता है तो वो आप 1.5 कर लें, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो और स्पीड हो जाएगी, उसमें कम समय में वीडियो देख पाएंगे। अर्थात 1 घंटे का वीडियो है वो आप आधे घंटे में ही देख लेंगे और समझ में आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ पहले। और अगर मेरे जैसा कोई मान लीजिए कोई टीचर्स हैं और उसको पता है कि यार आपने पढ़ाए हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, तो वो आप चाहें तो उसको और भी जल्दी देख सकते हैं, 1.75 कर सकते हैं उसमें। और कोई बेचारा कमज़ोर है, मान लीजिए पहली बार देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे वो लिख भी रहा है साथ साथ में, तो उस 1 से नॉर्मल से नीचे जाइए ना, आप ऊपर पॉइंट 75 पे चले जाइए, और भी धीरे चले जाइए, लेकिन और धीरे जाएंगे तो आप शब्दों को टूटते हुए देखेंगे, तो उसमें थोड़ा अर्थात वो समझ नहीं आएंगे, तो 0.75 पर कर सकते हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं। और बाकी वही बात है, देखिए ये IQ होगी बच्चों की, मतलब पढ़ने की, कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल देते हैं हम तो आपको, लेकिन नॉर्मल से अप जाना है, ऊपर जाना, वो आपके हिसाब से आप इसमें वीडियो में सेट कर सकते हैं, क्वालिटी भी सेट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। फिर समझ में नहीं आया तो फिर बता देता हूँ आपको, ये वीडियो आप चला रहे हैं
सबसे पहले चला रहे हैं तो इसके दाईं साइड में एक सब्सक्राइबर लिखा होता है लाल अक्षरों में। तो पहले तो इसको लाल अक्षर को बटन को दबा दें और फिर इसमें 3 घंटियाँ आएंगी तो घंटियों में आल के दबा दें, क्योंकि उसमें जो भी मैं आपको वीडियो डालता हूँ तो उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको तुरंत, है ना। और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको पता है कि गुरुजी ने एक वीडियो डाल दिया। तो जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए बना के भेज देता हूँ। तो आप ये दिक्कत नहीं रहेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा, क्योंकि लगातार क्रम वाइज मिलते रहेंगे। रही बात अब उसकी, मैंने अभी थोड़ी बात ये इसके बारे में, वीडियो को बड़ा कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़े का निशान होता है, उसको बड़ा कर लीजिए। और बड़ा करने के बाद में आपके यहाँ 3 टिमकियाँ हैं, उनको टच कीजिए। उनको टच करेंगे तो यहाँ इस साइड में मैंने बताया 3-4 लाइनें आएंगी। तो इसमें एक क्वालिटी की मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी को चेक कर लो। क्वालिटी बढ़ानी है, अर्थात धुंधला दिखाई दे रहा तो क्वालिटी को बढ़ा लो, और अगर स्पीड को बढ़ाना तो स्पीड बढ़ा लो। तो समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताए हैं। अब बात कर रहे थे हम किसकी, थोड़े मतलब इसकी मसालों की बात कर रहे थे। और मसालों मैंने आपको धनिया और लहसुन के बारे में बताया है। वैसे हल्दी और अदरक वगैरह इनके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें एक चीज़ पूछ ली जाती है और वो ये है, देखिए बता देता हूँ आपको। आपने कभी नाम सुना हो, सब्जी बनाते हो थोड़ी सुगंध आती है, कई बार मेथी डालते हैं, हरी मेथी डालते हैं तो उसमें कड़वाहट होता है। लेकिन एक होती सुगंधित मेथी, क्या होती है, सुगंधित मेथी। तो ये सुगंधित मेथी है, उसको पान मेथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पान मेथी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई। ये भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये है नागौर में, ये नागौर जिला है और नागौर में ताऊसर की प्रसिद्ध है। ताऊसर एक गांव है बिल्कुल नागौर के टच में। मेरा देखा हुआ, मैं वहाँ से कई बार ला चुका हूँ सुगंधित मेथी। और वहाँ सस्ती भी मिलती है, लगभग यानी 100 रुपये किलो के आसपास मिल जाती है। कई बार महंगी होती है 200 रुपये किलो मिल जाती है। लेकिन यही अगर आप पान मेथी कहीं दूसरी जगह से लेंगे तो आपको वही यानी 1000 रुपये तक बेच देते हैं लोग, व्यापारी लोग। बीच में किसान नहीं कमा पाता है, ये व्यापारी लोग ही कमाते हैं। तो बता देता हूँ, ये बड़ी सुगंध देती है। अगर इसको हम सब्जी में डाल देते हैं, सब्जी बनने के बाद में, तो वो टेस्टी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद में अगली बात करूँ मैं इसी से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई विशेष ऐसा भी पौधे होते हैं जो औषधीय पौधे होते हैं, औषधि देने वाले, नहीं अर्थात उससे दवा बनाई जा सकती है। तो कभी आपने नाम सुना हो, खुम्बी का नाम सुना हो, खुम्बी। जैसे मशरूम का नाम सुना हो, खुम्बी नहीं सुना हो तो मशरूम या खुम्बी। ये खुम्बी है या मशरूम है, ये देख ऐसी होती है इस प्रकार से। ये वैसे गंदी जगह मिलेगी आपको खूब, है ना। इस प्रकार से ये सफ़ेद सी इसकी छतरी सी होती है और वो हम गांव में खूब इस प्रकार से तोड़ के लाते हैं, उसकी सब्जी बनती है। तो वो खुम्बी है ना, ये उदयपुर में खूब होती है। उदयपुर में ये बहुत औषधि मतलब की फसल है। ये कैंसर रोग के उपचार के लिए आती है। किसका उपचार होता है इसमें, कैंसर वाले रोगियों को ये खुम्बी या मशरूम की जो सब्जी बना के खानी चाहिए। तो ये है ना, ये अपने उदयपुर में बहुत होती है। एक अश्वगंधा का नाम सुना होगा आपने, अश्वगंधा वैसे कड़वा होता है, लेकिन ये है ना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं या उत्साहवर्धन के लिए होती है, यानी कि शरीर में ताकत पैदा करता है। ये शरीर में ताकत पैदा कर देता है। अर्थात सैनिक जो नाम सुनेंगे आपने, सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिकों को ताकत चाहिए तो उसके लिए अश्वगंधा बहुत प्रसिद्ध है। अश्वगंधा कहाँ होता है पता है, तो अश्वगंधा होता है झालावाड़ में। कहाँ होता है, ये जो संतरा होती है ना, वहीं झालावाड़ में सबसे ज़्यादा अश्वगंधा होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, अश्वगंधा ये औषधि मुखी। एक सोनामुखी होता है, सोनामुखी औषधीय पौधा होता है, सोनामुखी ये होता है पाली और जोधपुर में खूब होता है। जोधपुर और पाली, प्रश्न पूछा हुआ पहले भी। औषधीय सोनामुखी पौधा है, वो कहाँ उत्पादन होता है, तो पाली या जोधपुर। मारवाड़ जंक्शन के आसपास में इसकी एक मंडी भी है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी छाल होती है पेड़ के ना, बाहर की छाल उतारी जाती है, और ये भी झालावाड़ में खूब है अर्जुन का पेड़। तो ये अर्जुन है, अर्जुन की छाल है ना। कई बार आपने नाम सुना होगा बीपी का नाम। जब बीपी हाई हो जाती है, हाई का मतलब तेज, तो आप अर्जुन की छाल की पुड़िया है, छोटी सी, यानी कहीं तो आधा चम्मच है ना, अर्जुन की छाल है, वो उसको पीस करके रखिए आप और वो दे दीजिए, या चाय में डालते रहिए, तो आप उसको बीपी बनेगी ही नहीं। अर्थात बीपी बन भी गई है तेज तो तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर वो कंट्रोल कर लेती है। और आप टेबलेट लेंगे तो टेबलेट से कंट्रोल नहीं होता, टेबलेट से भी महत्वपूर्ण। टेबलेट में क्या डालते हैं, ये डालते हैं, तो ध्यान रहे, ये अर्जुन जो है, अर्जुन का पेड़ है, एक तरह से अर्जुन के बाण की तरह काम करता है। तो ऐसे ही एक अशोक होता है, अशोक का वृक्ष होता है, अशोक
इसमें अशोकारिष्ट बनाते हैं दवा, तो वो महिलाओं के जो अर्थात रोगों से संबंधित रहती है, महिलाओं को लिए बहुत फायदेमंद होता है अशोकारिष्ट। क्योंकि अशोक के पेड़ के नीचे बैठा करती सीता का नाम सुना होगा आपने, जब वो रावण उसको उठा के ले गया था, हरण करके ले गया था, अशोक के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वो अशोक का पेड़ वास्तव में औषधि पौधा, वो महिलाओं के लिए है। और अर्जुन का जो छाल, अर्जुन का पेड़ है, वो पुरुषों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपके। और अब बात करते हैं मेहंदी की, कि मेहंदी की बात नहीं करें तब तक आपको पता ही है, जो अपने जो बहन बेटियां हैं या माँ बहनें हैं, उनको तो विशेष तौर पर इससे बहुत लगाव होता है। तो मेहंदी की बात करता हूँ मैं अभी। आपको पता है कि मैंने उस समय जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ, तो उस समय मैं एक दिन अखबार में पढ़ा था, तो ऐश्वर्या राय ने 2 किलो मेहंदी राजस्थान से मंगवाई थी। और वो 2 किलो मेहंदी अब 2 लाख रुपये में मंगवाई थी उसने। अब सोचिए, लाख रुपए किलो मेहंदी, अपने तो यहाँ इतना दे ही नहीं सकते, तो इतनी महंगी कैसे गई। तो मेहंदी है कहाँ की प्रसिद्ध, ध्यान रहे, मेहंदी ये सोजत की प्रसिद्ध है। सोजत कहाँ है, सोजत पाली में है, ठीक है ना, पाली जिला है ना अपना, ये मान लीजिए अपने यहीं तो है पाली, यहाँ ये सोजत है। सोजत की मेहंदी है, वो बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और एक लाल सुर्ख मेहंदी है, लाल सुर्ख का मतलब ये है कि थोड़ी ये विशेष तौर पर लाल रचती है, लाल सुर्ख मेहंदी है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये गिलुंड की है। गिलुंड कहाँ, गिलुंड उदयपुर में है भाई, उदयपुर की प्रसिद्ध है लाल सुर्ख मेहंदी। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। और अब इसके बाद में बात करें अपने नीम की, तो नीम भी एक औषधीय पौधा है। और नीम, ध्यान रहे, नीम के भी फूल आते हैं। नीम के फूल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये अपने फरवरी और मार्च में आ जाते हैं, ठीक है ना, या आप हिसाब से देख लेना, कई बार मार्च, इसका उत्तर फिक्स मार्च होगा, कई बार पहले आ जाते हैं, फरवरी में आ जाते हैं, मार्च अप्रैल तक रहते हैं, लेकिन मार्च इसका उत्तर सही होगा। तो ये मैं बात कर रहा था किसकी, नीम की। वैसे नीम के बारे में एक प्रश्न और भी आ चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण है नीम वृक्ष। आपको पता है इसकी दातुन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अमेरिका में तो बहुत महंगा बिकता है ये, इस पेटेंट करा रखा अमेरिका ने, हमें इसकी दवा बनाते हैं तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो नीम है ये, एक कहें तो अपने जो प्रदूषण होता है ना, प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग करता है। आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे नीम के पेड़ होते हैं, तो वो जब वो धूल मिट्टी उड़ती है तो उसकी नीम की पत्तियों की, यानी तेल होती है, तेल की मात्रा होती है, उस तेल की मात्रा होने के कारण से नीम की पत्तियों की वो जो धूल मिट्टी उसके चिपक जाती है, अर्थात प्रदूषण कम करने में सहायक कौन सा वृक्ष है, तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएगा, नीम हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपके। और उसके बाद में बात करूँ मैं गुलाब की, क्योंकि गुलाब की बात नहीं करूँ कि ये गुलाब भी बहुत पसंद है बच्चों को। गुलाब तो चाचा नेहरू को भी बहुत पसंद था, वो बच्चों से प्यार करते, इसलिए वो बच्चों के बारे में आपने खूब सुना होगा कि वो मनाते हैं ना क्या, बाल दिवस। तो गुलाब की बात कर लेते हैं। गुलाब